हेलो। अब आई नो दैट दिस वीडियो इज़ कमिंग आउट वेरी लेट और मे बी बहुत सारे लोग अभी तक इस पे वीडियो बना चुके हैं। वो लोग भी जो बिल्कुल भी इस इशू पर उनकी इतनी कोई ख़ास वो इस डोमेन से बिलोंग नहीं करते, उनकी इतनी नॉलेज नहीं है। वो दैट इज़ जो बांग्लादेश में मौजूद स्टूडेंट बॉडी ने शेख हसीना वाजिद का रेजिग्नेशन लिया है। अब हमें पता है कि उसके बाद ये तो न्यूज़ ऑफ द पास्ट वीक हो गई है। उसके बाद इतनी सारी मीम्स बन रही हैं पाकिस्तान में कि किस तरह पाकिस्तान की जो यंगस्टर्स हैं या जो यंग हमारी लॉट है वो बैठ के मीम्स डिस्कस कर रही है और उसको मैचेस की ज़्यादा फ़िक्र है एज़ कम्पेयर टू बंगालीज़ जिनको हम देखें उन्होंने अपना मुल्क आज़ाद करा लिया एक बार फिर। लेकिन हम में से कोई इस बारे में सोच नहीं रहा कि क्या वजह है कि उनकी नेशन जो है या उनकी जो यूथ है वो इस तरफ सोच रही है और हमारी यूथ इस तरफ नहीं सोच रही। इसकी वजह बहुत बेसिक है और इतनी ही बेसिक है कि हमें से किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, और वो है हमारी स्टडीज़, हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारी हिस्ट्री, हमारी पाक स्टडीज़ जो हमें पढ़ाई जा रही है। अब बांग्लादेश की स्टूडेंट पॉलिटिक्स कोई आज की बात नहीं है। बांग्लादेश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स आज शुरू नहीं हुई है। बांग्लादेश की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है या जो उनका एक पॉलिटिकल क्लाइमेट है उनकी यंगस्टर्स में और यंग नेशन में, वो एक बहुत पुरानी और एक वाइब्रेंट हिस्ट्री रखता है। चाहे वो हम पाकिस्तान बनने से पहले चले जाएँ, 1906 में चले जाएं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में नहीं बनी थी बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1906 में क़याम हुआ था बांग्लादेश में, ढाका में, जो उस वक़्त शायद ईस्ट बंगाल था क्योंकि बंगाल को सेपरेट कर दिया गया था 1905 में। लेकिन हम देखते हैं कि 1906 में ढाका में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। और हम ये भी फिर भूल जाते हैं कि कैलकटा राइट्स हुए और बहुत सारे बंगालीज़ ने अपनी जानें गंवाई थी इन कैलकटा राइट्स में, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों। लेकिन जो बंगाल एज ए प्रोविंस था उसने हमेशा से बहुत ही एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल क्लाइमेट रखा है अपना। वो लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन रहे हैं हमेशा से एज़ कम्पेयर टू, अगर हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें आपकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें बाकी सूबों की पार्टिसिपेशन। अगर हम ब्रिटिश टाइम की बात करें तो कैलकटा राइट्स हुए, सब कुछ हुआ जिनको डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा गया, उसमें भी बहुत सारे बंगालीज़ की डेथ हुई। उसके बाद अगर हम 47 के बाद देखें तो 47 के बाद भी हमें तो पता है कि 48 में ही लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, जब कायद आज़म ने ढाका यूनिवर्सिटी में जाके कहा था कि उर्दू एंड ओनली उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, दैट टू इन इंग्लिश। वो लोग लड़ रहे थे कि बंगाली को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कहा जाए या एटलीस्ट उसे रिकग्नाइज़ किया जाए अलॉन्ग विद उर्दू, बिकॉज उर्दू पाकिस्तान में सिर्फ 6% की आपकी टोटल पॉपुलेशन बोलती थी, विच वाज योर सिविल सर्वेंट्स एंड योर ब्यूरोक्रेट्स एंड आर्मी ऑफिसर्स। क्योंकि बाकी सब तो जो मुहाजिर आए थे वो उर्दू बोल रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि उर्दू तो जो है वो आपकी सिर्फ 6% पॉपुलेशन बोलती थी, लेकिन बंगाली आपका एक बहुत बड़ा चंक बोलता था। ये तो ऐसी ही बात है कि आप आज पंजाबी को नेशनल लैंग्वेज कह दें और आप बाकी सबसे कहें कि आप नेशनल लैंग्वेज पंजाबी को मानें, जबकि बाकी लोग पंजाबी नहीं बोलते, या आप पश्तो को नेशनल लैंग्वेज बना दें। तब ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे कि हमने जो उर्दू है उसको नेशनल लैंग्वेज नहीं मानना, लेकिन कायद आज़म ने उनको चुप करा दिया था ये कह कर कि आप उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज मानेंगे, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। वो जो लैंग्वेज मूवमेंट थी वो वहाँ से चली और उसने नेक्स्ट स्टेप में जाकर 71 तक एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी थी, उस पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी और इवेंचुअली it became one of the major reasons why Bengalis decided that they would no longer live within Pakistan, they would make their own independence। लेकिन इसमें अगर हम ये कहें कि जो पाकिस्तानी हैं या जो इस साइड ऑफ द पाकिस्तान की यंगस्टर्स हैं या नेशन है या इनकी जो यंग लॉट है, इन्होंने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया या इनकी कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट्स नहीं थी या इनकी हिस्ट्री इतनी वाइब्रेंट नहीं थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हमें वो हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। दैट डजंट मीन दैट इट सीजेस टू एग्जिस्ट। जो हुआ है वो तो हुआ ही है। पाकिस्तान में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत वाइब्रेंट थी और इनफैक्ट उसको बंद करने की एक वजह ही ये थी कि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थी। आपके डिक्टेटर्स को लगता था कि वो उसको कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे, सो दे डिसाइडेड कि 1984 में हम उसे बैन कर देंगे, जिस पे ज़ियाउल हक ने कहा था कि बच्चों का तो कोई काम ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स में पार्ट लें, इनका तो काम है कि ये पढ़ाई करें, तो इनको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। आज हमने देख लिया है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम पाकिस्तान में आज इसको अप्लाई करें, अगर 1984 में लेट्स सपोज पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स बंद ना की गई होती, ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि उसे वेपनाइज रहने दिया जाए या उसको वेपनाइज किया जाए,
लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पॉलिटिकल ट्रेनिंग। आपकी नेशन की पॉलिटिकल ट्रेनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग सिर्फ तब हो सकती है जब आपने उसको ग्रास रूट लेवल से नर्चर किया हो। इट्स एज सिंपल एज एनी अदर स्पोर्ट और एनी अदर थिंग। अगर आप उसको बचपन से ही उसमें वो सिविक एथिक्स या वैल्यूज़ नर्चर करेंगे, उसको सिखाएंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे, तभी आगे जाके वो उसको यूज़ कर सकेगा और उसमें उसको एक्सपर्टीज़ होंगी उसके पास। अगर नहीं होंगी उसके पास, पहले से नर्चर ही नहीं किया गया होगा, तो वो कैसे उसको आगे जाकर आएंगी। इसकी सिंपल एग्जांपल है, आज हमें पता है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन पाकिस्तान में कभी रही होगी। 71 में थी, बिल्कुल थी। वो एथनिक डिवाइड की बुनियाद पर थी, या वो एक डिस्पैरिटी की बुनियाद पर थी बंगालीज़ में और इस साइड के पाकिस्तानीज़ में। लेकिन आज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एथनिक डिवीजन, आज इट्स बिकॉज ऑफ मेयर पॉलिटिकल डिवीजन, कि आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट इस पार्टी के साथ है और आपकी उस पार्टी के साथ है, तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। या एक्सट्रीम रिएक्शन दिया जाता है दोनों साइड से एक दूसरे की तरफ, बिकॉज एक दूसरे की बात सुनने का बर्दाश्त ही नहीं है, इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी एक वजह है ये पोलराइजेशन की, कि जब उनमें पहले से ही पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई भी, उन्होंने आगे आकर भी वो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ही नहीं थी उनमें कि वो उसको यूज़ करते और उनमें टॉलरेंस होती और आपकी सोसाइटी इतनी एक्सट्रीम पर ना पहुंच जाती जिस एक्सट्रीम पर आ। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में वो थी ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1984 में ज़ियाउल हक ने बैन लगाया था, और उससे पहले उसकी वजह ये थी कि जहाँ 71 में अवामी लीग जीती थी, क्योंकि शेख मुजीबुर ख़ुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बहुत फेमस लीडर थे, वहीं पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर इस पाकिस्तान के हिस्से में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ सीट्स विन की थी। और उसकी वजह थी कि उनकी स्टूडेंट बॉडी भी बहुत एक्टिव थी और वो डिक्टेटरशिप के आगे नहीं झुक रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत डंडे भी खाए, लेकिन खैर उन पर बैन लगाए गए। और अब जमीयत की भी बहुत एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, लेकिन उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि उन्होंने वेपनाइज़ किया हुआ अपनी स्टूडेंट बॉडीज़ को। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान तो करते ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात है, उनका तो अपना एक विंग भी है जो उनको उनकी यूथ के लिए, मगर जो ये विंग्स हैं ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के विंग हैं जो उनको ला के देते हैं वोट्स। हम अगर बात करें स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, तो ये तो बेसिक आपकी स्टूडेंट यूनियंस हैं जो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन उनका अपना फोरम है जहाँ पर वो आके अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। ये फोरम बांग्लादेश में पहले भी था, ये फोरम बांग्लादेश में आज भी है। यही वजह थी कि जब 1996 में शेख हसीना वाजिद पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और वो कोटा एक्सटेंड करती हैं फ्रीडम फाइटर्स का, जहाँ से बात शुरू हुई थी कि 72 में जब मुल्क बना, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो एक फ्रीडम फाइटर कोटा दिया गया था, जिसमें आपने अपने सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कोटा दिया कि आप हमारे सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं। 96 में शेख हसीना वाजिद ने आके उसको कर दिया कि अब तो उनके बच्चे जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चे भी बन सकते हैं। उसके बाद कुछ और साल बाद 2010 में हमने देखा शेख हसीना वाजिद फिर आई, उन्होंने फिर से उसमें अब कोटा इंक्रीज़ कर दिया और चिल्ड्रन से ग्रैंड चिल्ड्रन पर चली गई। अब द प्रोटेस्ट एक्चुअली स्टार्टेड के इन द ढाका यूनिवर्सिटी कि हमने इन कोटास के ख़िलाफ़ जो कोटास जो थे वो बीच में स्क्रैप कर दिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस किया कि जी ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए वो कोटा ओपन किया जाए। लेकिन जो ढाका यूनिवर्सिटी थे उसकी स्टूडेंट बॉडी ने कहा कि इन्होंने अगर कोटा फिर से ओपन कर दिया तो उसका ये मतलब है कि हमारे पास मेरिट की सीटें फिर कम हो गई हैं, हमारे पढ़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि 40% सीट्स तो आपकी 52% ऑलमोस्ट सीट्स तो आपकी वैसे ही आपकी कोटास में चली जाती हैं। एंड माइंडेड, ये वो कोटास नहीं है जो आप अपनी बैकवर्ड एरियाज़ के लोगों को देते हैं। उन्होंने अपने बैकवर्ड एरियाज़ में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लोगों को दिए गए कोटों पे क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने उन कोटा सिस्टम पे क्वेश्चन किया है जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को दिए जा रहे हैं। और नॉट मेनी पीपल नो, बट ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, सामने पुलिस थी, उधर बच्चे थे, बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर वाज कि असल में जहाँ से बात एस्केलेट की वो ये था कि अवामी लीग की अपनी स्टूडेंट यूनियन थी वहाँ पर, जिसने पुलिस पर हमला किया और जहाँ से झड़पें शुरू हुई। पुलिस ने पहले हमला किया या उन्होंने पहले हमला किया, लेकिन जो इन्वॉल्व पार्टी थी वो अवामी लीग की अपनी स्टूडेंट यूनियन थी। इससे ये पता चलता है कि जब आपकी स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट बॉडी होती है वो इस तरह नहीं है कि किसी एक पार्टी की पर्टिकुलर स्टूडेंट बॉडी है वो सिर्फ उसी के उस पर चलेगी जो उसका आइडिया होगा या आइडियोलॉजी होगी या उसकी जो पॉलिटिकल डायरेक्शन होगी। उनकी अपनी भी एक पॉलिटिकल डायरेक्शन होती है और ये स्टूडेंट बॉडीज़ ही होती हैं जो फिर हमारी सोसाइटी में आगे जाके आपकी
मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन देती हैं कि हमने अब इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये हम बांग्लादेश में देख चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कहें कि ये पाकिस्तान में कभी थी ही नहीं, और पाकिस्तान में तो उनकी जो पाकिस्तान की जो यंग लॉट है उसको तो इस चीज़ की बिल्कुल कोई ख़बर ही नहीं है। ये लोग हर वक्त बहुत लेज़ी हैं और ये इजी गोइंग हैं, ये बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। यही अगर हम एग्जांपल दें कि अभी गवादर में जो सिट इन हुआ था सारी औरतों का, हमने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो भी तो हमारी यंग जनरेशन थी, वो बैठी हुई थी, लेकिन हम में से कितने लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया? किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि हमारी वो प्रायोरिटी नहीं थी। ठीक है, अब आप कहें कि कभी जो है वो पंजाब में नहीं हुआ, किसानों ने किया तो था अभी कुछ दिन अरसा पहले किया था। हमें से किसने कितना ध्यान दिया? हमारे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो चलो ध्यान नहीं दिया, बट सोशल मीडिया पर, बिकॉज बाकी प्रोटेस्ट को तो सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वॉइस मिलती है, उन्हें पुश किया जाता है। लेकिन किसानों के हमारे जो प्रोटेस्ट हुए थे उसको सोशल मीडिया पर भी कोई पुश नहीं मिला था। वो अच्छा खासा लंबा प्रोटेस्ट था जो हुआ था, लेकिन अनलाइक अगर हमें याद हो इंडिया में जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया था उसको कितना पुश मिला था सोशल मीडिया पे, हमारे यहाँ उसको बिल्कुल पुश नहीं मिला था। तो ये कहना कि एक सूबे में होता है दूसरे में नहीं होता, एक क्रॉस द बोर्ड होता है। केपी में प्रोटेस्ट हो चुके हैं, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो चुके हैं, आपके पास सिंध में तो शुरू से प्रोटेस्ट हुए थे। हारी मूवमेंट सिंध की थी, बिल्कुल जो किसानों की हक की बात करती थी। बांग्लादेश में केपी के में ऐसी मूवमेंट थी। अब की बात करें, पंजाब में अभी कुछ महीनों पहले किसानों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसे पुश नहीं किया गया और उसे हमें पढ़ाया नहीं गया, उसे हमें बताया नहीं गया। हम में से कितनों को बताया गया कि पाकिस्तान बनते वक्त यहाँ के लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। हम में से कितनों को बताया गया कि मौलवी AK फजलुल हक जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी वो एक बंगाली थे। हम में से कितनों को बताया गया कि मौलवी AK फजलुल हक ने बाद में एक पार्टी बनाई और उसके साथ अवामी लीग मिली और उन लोगों ने मिलके प्रोटेस्ट लीड किए, या उन लोगों ने मिलके, या पाकिस्तान में जो 54 के पहले इलेक्शन हुए थे उसमें हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि इससे हम रेजिस्टेंस को और आवाम में वॉइस करने की और आर्ग्यू करने की हिम्मत को उजागर कर देंगे। उन्हें अगर आप ये पढ़ाएंगे कि जी स्टेट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हुई या स्टेट के गलत फैसलों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हुई, तो ये आज भी रेजिस्ट करेंगे हमें, चूँकि वो हमें ये बताना नहीं चाहते हमारी बुक्स में कभी कि हम जो है वो आर्ग्यू कर सकते हैं, हम रेजिस्ट कर सकते हैं। वो हमें ऐसी हिस्ट्री पढ़ाते ही नहीं है। हिस्ट्री में हमें सिर्फ इतना पढ़ा दिया गया कि अयूब खान का दौर बहुत अच्छा था और ज़िया हक का दौर बहुत अच्छा था, और 71 में मुल्क टूट गया क्योंकि उधर से मुक्ति बाहिनी आई थी। उधर से सिर्फ मुक्ति बाहिनी नहीं आई थी, हम एक अच्छी खासी मजबूत फ़ौज होने के बावजूद मुक्ति बाहिनी को इसलिए नहीं हरा सके थे क्योंकि एक तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था वहाँ से इंडिया का, लेकिन क्योंकि बंगालीज ख़ुद नहीं मिलना चाहते थे। बंगाली जो बांग्लादेश की यंग जनरेशन थी वो ख़ुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी। हम इस वजह से उन्हें नहीं रोक सके थे अलग होने से पाकिस्तान से। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। अब हमारी टेक्स्ट बुक्स हमें ये नहीं पढ़ाती, ना कैलकटा राइट्स के बारे में पढ़ाएंगे, ना अच्छी तरह ये समझने देंगे कि 1906 में ढाका में बनी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ना ये समझने देंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सबसे अच्छी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल ग्राउंड जो था वो उधर ही था, इधर इतना नहीं था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी होती थी, सिंध में अपनी पार्टी थी, सिंध में उनके पास फिर भी सीट्स थी। आपके पास बलूचिस्तान में कहीं कांग्रेस थी, कहीं उनके अपने खान थे, उनके पास KPK में एक अलग पार्टी थी, बांग्लादेश में थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बांग्लादेश की एक हिस्ट्री है वाइब्रेंट रेजिस्टेंस की और पॉलिटिकल डायनामिक्स की, तो पंजाब की या इधर के पाकिस्तान की नहीं है। उन्होंने भी पाकिस्तान बनने के बाद अपने हकूक़ लेने के लिए सर जान की कोशिश लगाई है, लेकिन एक तो उन्हें दबा दिया गया और दूसरा हमने कभी आगे बात बढ़ने ही नहीं दी अपनी किसी यंग नेशन को कि हमारी हिस्ट्री क्या है। हमारी हिस्ट्री तो यहीं से शुरू होती है और यहीं ख़त्म होती है कि 47 में हम आज़ाद हुए। बंगालियों ने कहा कि जी हमने आपकी से अलहदा हो लिया, और ये कि जी हमारे पास माशाल्लाह लग गया और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये तो कोई बताता ही नहीं कि वो माशाल्लाह लगा तो फिर आपकी स्टूडेंट यूनियन बॉडीज़ बैन हो गई। आपकी जब स्टूडेंट बॉडीज़ बैन हो गई, आपकी आगे फ्यूचर के लिए आने वाले सारे लीडर्स का रास्ता बंद हो गया। लीडर्स कहाँ से आएंगे जब स्टूडेंट बॉडीज़ ही नहीं होंगी? कहाँ से आएंगे लीडर्स जो आपको, जिनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, बचपन से पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, इनकी टीनेज से पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, और वो आगे जाके एक सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड मजे हुए पॉलिटिकल लीडर्स आपके कौम के पास आएंगे। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे अपनी स्टूडेंट एज में। शेख हसीना वाजिद नहीं थी, वो ख़ुद हमारी तरह एक डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स और डायनेस्टिकल रूल का हिस्सा है, इसीलिए उनको जाना पड़ा था, इसीलिए उसको ये रिज़ाइन देना पड़ा है। लेकिन हमारे पास अगर स्टूडेंट बॉडीज़ 84 में बंद ना हुई होती तो शायद हमारे पास भी आज एक रास्ता होता।
शायद पाकिस्तान की यूथ के पास भी एक प्लेटफॉर्म होता जो उन्हें इंगेज करता और जो उनको उनको इस स्किल के साथ इक्विप करता कि वो किस तरह कल को पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कंपैरिजन ड्रॉ करना कि पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं हैं और वो तो ऐसे हैं, ये एक बिल्कुल बेतुकी बात है और एक बेतुका आर्ग्यूमेंट है, कंसिडरिंग कि अभी 2024 में हमारे 4 सूबों में 4 मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। चारों को एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइमलाइट एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पॉटलाइट दिया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हुए नहीं हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों में सोच नहीं है। हाँ, उनकी ट्रेनिंग कम है, उनको रेजिस्टेंस सही तरह शायद करनी भी नहीं आती, उनके पास एलीट कैप्चर ऐसा है जो उन्हें चुप करा के बिठा देता है, क्योंकि बिकॉज हमारे एलीट्स तो सारे एक ही है ना, हमें डिवाइड किया गया है, एलीट्स तो एक है क्योंकि उनका मकसद एक है, उनका मकसद एक ही है कि हमने अपनी पावर गेन करनी है। वो अपनी पावर पे अपना कंट्रोल रखते हैं और हमें अलहदा कर देते हैं। लेकिन ये सोचना कि वो तो बहुत समझदार हैं और उन्होंने बहुत कोशिश कर ली और हमारे वालों ने तो कभी कोई कोशिश ही नहीं की, ये मेरे ख़्याल में इस बात की अक्कासी करता है कि हमारी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में और अपनी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के बारे में। क्योंकि हम ये फ़ौरन ही भूल गए कि अभी कुछ टाइम पहले पंजाब में किसानों ने एहतजाज किया, गवादर में सारी ख़वातीन ने एहतजाज किया, KPK में अलग एहतजाज हुआ। हम तो भूल जाते हैं ये बातें बिल्कुल, जैसे हुई ही नहीं कभी। इन माई ओपिनियन इट्स नेवर टू लेट टू नो अबाउट योर ओन सेल्फ, योर ओन हिस्ट्री। आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आपकी सोसाइटी कैसे वर्क करती है, या आपकी सोसाइटी में रेजिस्टेंस मूवमेंट कैसी रही है, या आपकी सोसाइटी में अभी क्या हो रहा है, ये जानने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें एफ़र्ट डालनी पड़ती है, अपनी स्कूल बुक्स से निकल कर एफ़र्ट डालनी पड़ती है अपनी सोसाइटी को जानने के लिए। मीम्स बना देने से कि हम लोग तो घर बैठे हुए हैं और हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे हम सिर्फ अपने आप को रेलीगेट कर रहे हैं। अगर किसी को अपलिफ्ट करना होता तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसे अपलिफ्ट करने के लिए पहले उसे एक बार अच्छी तरह ज़मीन के अंदर धंसा दें कि फिर वो अपलिफ्ट होगा। इस तरह कभी किसी को अपलिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये हमारा तरीका है अपना मजाक उड़ाकर ख़ुद को अपलिफ्ट करने का, तो ये बहुत ही बकवास तरीका है और इससे हम अपलिफ्ट तो नहीं होने वाले किसी भी तरीके से। कि आप अपना ओपिनियन दें कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें स्टूडेंट बॉडीज़ को एक्टिव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आप भी इसी बात को मानते हैं कि बच्चों का काम सिर्फ पढ़ना है और इनको पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, इनका क्या काम पॉलिटिक्स में।